और जेडीयू जो है वो 79 सीटों पर पहुंच गए हैं, बीजेपी जो है 87 पर है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार की सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है, एनडीए सरकार बना रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीसराय से भी विजय कुमार आगे बढ़ चुके हैं, बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। इस वक्त की हम जानकारी, तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं, रुझान दिख रहा है। और छपरा सीट की अगर बात की जाए तो खेसारी लाल यादव जो है वो पीछे, खेसारी लाल यादव ने चुनावी जनसभा में बड़े बड़े दावे किए, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता ने उनको दिखा दिया है कि इसमें दावे नहीं होता है, जनता जिसको चुनेगी वही विधानसभा तक पहुंचता है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आप देखिए, जस्ट की तस्वीरें, ये महाभोज की तस्वीरें हैं, जस्ट की तस्वीरें हैं, ये आनंद सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। वहां पर महाभोज चल रहा है और वहीं पर ये जश्न मनाया जा रहा है। आनंद सिंह ने रुझानों से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो जीत रहे हैं, इसी वजह से 2 से 4 दिन पहले से ही जश्न की जो तैयारियां थी वो की जा रही थी। तमाम जो कारीगर थे वहां पर मिठाई लड्डू बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कुचौबा सीट से एचएमएम के प्रत्याशी को लेकर बढ़त देखी जा रही है। 90 नगर विधानसभा सीट तो चलिए, जिस तरीके से दिन आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार की जनता की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब नतीजों का समय है, नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। और बिहार की जनता ने जिसे चुना है वो कुछ ही देर में डिक्लेयर हो जाएगा, कुछ वक्त बचा है। हालांकि रुझान जो है वो बीजेपी के पास 87 है, जेडीयू के पास 79 है और आरजेडी के पास 31, कांग्रेस 5 पर सिमट गई है। हमारे साथ न्यूज रूम से मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, देखिए बिहार का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। बिहार में ये जो आंकड़े आए बीजेपी के पक्ष में, जेडीयू के पक्ष में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी सोनम जी, सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली ये है इन रुझानों से कि बीजेपी इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ जेडीयू और आरजेडी में सबसे पहली पार्टी की टक्कर होगी, लेकिन वो टक्कर अब बदल चुकी है, तो बीजेपी और जेडीयू में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाँ बीजेपी 87 सीट लेकर अभी वहां पे बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू 80 सीट के करीब में है और आरजेडी मात्र 31 पर अटकी हुई है। तो अभी जहां तक ये नतीजे हैं थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो हाँ बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त में है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है, जो आज तक शायद हमने अपने इतिहास में या बिहार के इतिहास में ये देखने को नहीं मिला होगा। जो बिहार इस वक्त, बिहार की जनता पूरे देश को एक जो तस्वीर दिखा रही है, जो तस्वीर वहां पर सामने आ रही है कि हाँ बीजेपी पर बिहार की जनता ने एक भरोसा जताया है। वो उसका कारण है बीजेपी का एक रोड मैप और वर्किंग प्रिंसिपल और एक विजन क्लैरिफिकेशन की जिस तरीके से उन्होंने वहां काम किया है, या जो वो दिखा सड़कों पर जो काम दिखा, पलायन को लेकर जो काम दिखा, नौकरी तमाम समाधानों को लेकर, फिर चाहे वो शराबबंदी हो या महिला संवाद कार्यक्रम हो और महिला पेंशन योजना, तमाम तरीके की ये चीजें कारगर साबित हुई और जिसका असर साफ तौर पर इन रुझानों पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर मैं बात करना चाहूंगा पारंपरिक सीटों की लगातार चर्चा हमें करते रहनी जो है वोट चोरी का मुद्दा लेकर आगे बढ़ा था इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब चुनावी जनसभाएं हुई और जब मतदान हुआ उसके बाद अब रुझान भी आ रहे हैं, धीरे धीरे जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है, तो उसका कहीं पर कोई फैक्टर दिखा नहीं है। जी सोनम जी, फैक्टर तो उसका शायद वो नहीं दिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ ठीकरा अभी भी इलेक्शन कमीशन पर ही फोड़ा जा रहा है। पवन खेड़ा का, अभी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी लेटेस्ट बयान आया है, ताजा बयान। उन्होंने जो ये जो रुझान आ रहे हैं
इन रुझानों का जो पूरा ठिकाना है वो इलेक्शन कमीशन पर ही फोड़ा है। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि एसआईआर के बावजूद, वोट चोरी के बावजूद भी बिहार की जनता ने साहस दिखाया, वोट दिया, और कांग्रेस को कहीं कुछ इलाकों में बढ़त मिली, लेकिन इस पूरी हार का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तमाम राज्यों में, तमाम चुनावों में यही हमें देखने को मिला है और यही सुनने को मिलता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे अटकती है वो है विश्वास, क्योंकि नेता जो भी बयान देते हैं उस पर जनता कैसे विश्वास करे, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो शायद बिहार की जनता का विश्वास जीतने में ही, उसका भरोसा जीतने में ही कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है। उसके द्वारा जो सबूत दिए गए, आधार जो दिखाए गए, जिन आधारों पर वो ये बोल रहे थे कि हाँ वोट चोरी हो रही है, एसआईआर में घपलेबाजी हो रही है, वो उनको तो समझ में आया कांग्रेस को, लेकिन शायद वो बिहार की जनता को ये चीज ना समझा सके। और ना समझाने का एक कारण ये भी, विश्वास दिखा दिया है मुकेश, बिहार की जनता ने विश्वास दिखा दिया है, बीजेपी पर विश्वास दिखाया बिहार की जनता ने। बिहार की जनता बीजेपी को सत्ता में चाहती थी और लेकर आ रही है। बीजेपी की सत्ता में जिस तरीके से वापसी हुई है, तो वो साफ तौर पर एक जवाब है कांग्रेस को, आरजेडी को, या फिर जो तमाम चुनाव प्रचार के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, 7वीं फेल, 9वीं फेल और जंगल राज, शायद उसी की एक छवि है कि हाँ बिहार के लोग उन चीजों को शायद अभी भूले नहीं है, या वो इस तरीके की चीजें फिर से चाहते नहीं है। उन्हीं बयानों पर या उन्हीं चीजों पर उन्होंने एक तरीके से मोहर लगाई है, और साफ तौर पर उनको कुछ बदलाव तो महसूस हुआ है। ये हम नहीं कहेंगे, ये बिहार की जनता ने खुद यहाँ व्यक्त किया है, बीजेपी को सपोर्ट करके या बीजेपी को मतदान दे करके ये दिखाया है कि हाँ बिहार में उन्हें बदलाव महसूस हुआ है, जिसका नतीजा अभी बीजेपी को वोट के रूप में मिल रहा है। तो जो वोट समीकरण जितना भी बैठा है, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का वोट कितना है और युवाओं का वोट कितना है, उस फैक्टर का परीक्षण अभी इलेक्शन कमीशन पूरा वेरीफाई करके जब अपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार महिलाएं घर से निकली हैं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट किया है। सबसे बड़ी बात है ये, महिलाओं के वोट भाजपा को बहुत बड़ी तादाद में मिले। जी सोनम जी, ये जो आपने बात की है कि हाँ जनता निकली है, महिलाएं भी निकली हैं, तो ये यहीं से समझ में आ जाता है कि जब मतदान हो रहे थे तब इलेक्शन कमीशन ने ये अपडेट किया था कि इस बार बम्पर मतदान हुआ, यानी कि 70% के करीब मतदान इस बार बिहार की जनता ने किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल है। और जब इतने बड़े मतदान होता है, जब इतनी बड़ी तादाद में मतदान होता है, तो दो चीजों के कयास लगाए जाते हैं, या तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। तो यहाँ बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार तो वही रहने वाली है, लेकिन यहाँ इतिहास जरूर रचा जा रहा है। इतिहास क्या कि इतिहास तीन तरीके के इतिहास रच दिया गया है। बीजेपी के खाते में इतनी बड़ी बढ़त के साथ सीटें आना एक इतिहास ही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी इतनी ज्यादा सीटों के साथ नहीं आई है। बिल्कुल यही बात मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि हाँ बीजेपी, वही इतिहास यहाँ पर रचा गया है कि बीजेपी को कभी भी एक विजन ये नहीं था, बिहार की जनता से ये उम्मीद नहीं कोई लगा रहा था कि बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल के आएगी, क्योंकि हमेशा ये जो पेज था ये आरजेडी वर्सेस जेडीयू रहता था, यानी नीतीश वर्सेस लालू रहता था। लेकिन अभी ये समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है, यानी कि हम बीजेपी को देख रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में उलट गया था। इस बार का जो चुनाव था वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखने को मिला है। जी सोनम जी, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि हाँ बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही बना है, और उसमें भी आरजेडी रेस में नहीं है, एक तरीके से सिर्फ एक भागीदार के तौर पर है कि हाँ वो इस प्रतियोगिता में शामिल है, लेकिन वो इस प्रतियोगिता में दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम नंबर्स गेम देखते हैं, नंबर गेम साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि बीजेपी बहुत ऊपर है और आरजेडी बहुत नीचे है, अपनी रेस को शुरू भी नहीं कर पा रही है। वही तीसरे फैक्टर की हम बात करते हैं कि हम किंग मेकर की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे और असमंजस पैदा होगा सीएम फेस को लेकर के, तो वो भी पूरी तरीके से रेस से बाहर हैं। लेकिन सोनम जी, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हम दो किंग मेकर की बात कर रहे थे, एक थे चिराग पासवान, एक थे प्रशांत किशोर। अब दोनों में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आता है कि प्रशांत किशोर 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे, वहीं चिराग पासवान मात्र 29 सीटों पर। और स्ट्राइक रेट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रशांत मुकेश 29 में से 22 सीटों पर चिराग पासवान को बढ़त मिल चुकी है, 22 सीटें उनके खाते में आ रही हैं 29 में से। बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूं कि स्ट्राइक रेट देखिए कितना मजबूत है कि चिराग पासवान 29 में से 22 सीट पे अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, बराबर आगे चल रहे हैं।
और वहीं प्रशांत किशोर की बात करते हैं, जिनको किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा था, वो अभी खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। और शायद सोनम जी आपको थोड़ी देर बाद शून्य हो गए हैं पूरी तरीके से। प्रशांत किशोर जो है वो शून्य हो गए हैं। वो किंग मेकर बनना तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सोनम जी शून्य जो आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद शायद हमें यह भी सुनने को मिल सकता है कि नोटा से भी कम वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। ये स्थिति भी सामने नजर आ सकती है। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जब अपडेट होगा तब हकीकत सामने आएगी कि हाँ उनको कितने प्रतिशत उनको वोट दिया गया है, और शायद वो नोटा से भी कम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बिहार की जनता के पास जन स्वराज की तरफ से कोई भी चेहरा नहीं था। प्रशांत किशोर को हम लोग चेहरा समझ जरूर रहे थे, बट एक्चुअल में उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सामने से सीएम फेस नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ पार्टी को आगे करूंगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो चलती है एक चेहरे के विश्वास की राजनीति चलती है। जो चेहरे का विश्वास था वो एनडीए ने फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर कर दिया था कि परिणाम चाहे जो भी हो, हमारे सीएम का फेस नीतीश कुमार रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हम आरजेडी की या फिर महागठबंधन की, अगर हम बात करते हैं तो वहां सोनम जी आपको भी पता है, तमाम देश को पता है कि आखिरी फेज तक भी सीएम फेज को लेकर पूरी अटकलें बनी रही थी, तमाम चर्चाएं चल रही थी, तमाम मतलब रोकथाम चल रही थी। उसके बावजूद जब एट द एंड ये क्लियर हुआ कि हाँ सीएम का फेस तेजस्वी यादव रहेंगे, उसमें भी तमाम तरीके की अटकलें ये थी कि प्रचार के लिए राहुल गांधी साथ में होंगे या नहीं होंगे, तो कितनी रैलियों में प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये तरीके से तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारियां चल रही थी आरजेडी में, अब वहां पर निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी तो नहीं हो सकती बिहार में। देखिए अभी जो मैं बता दूं आपको सोनम जी की तैयारियां ताजपोशों की दोनों तरफ चल रही थी, महाभोज की तैयारियां भी दोनों तरफ चल रही थी, लेकिन ये चुनाव है, यहाँ किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यहाँ चेहरा सिर्फ एक ही सामने आ सकता है, वो चेहरा साफ है हमारे सामने कि कौन सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी की, तो अब ताजपोशी नहीं, अब आरोप पोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि अब आरोपों की बारिश होगी। अब या तो आरोप लगेंगे इलेक्शन कमीशन पर, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जैसे ही एनडीए के हक में जीत होगी, उसके बाद से जो विपक्ष है वह आरोपों की बौछार करेगा। आरोप होंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आरोप होंगे बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने घपलेबाजी की है, ईवीएम को हैक किया गया, तमाम बातें कही जाएंगी, तमाम सवाल उठाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्षता से मतदान नहीं करवाया, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के दबाव में आकर के मतदान करवाया है, तमाम सवाल होंगे। जी सोनम जी देखो, समझने वाली बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है चुनाव, और चुनाव के दो ही चेहरे होते हैं, एक होता है हार, एक होता है जीत। अब जीत हो तो जीत को भी उसी हिसाब से स्वीकारना चाहिए जिस हिसाब से हार होती है, तो हार को भी स्वीकारना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल विपक्ष हार को स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को स्वीकार कर लिया है, ये तस्वीर साफ हो रही है। तो अब जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आने वाली है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने आरोप पोशी का दौर शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से पहला बयान आया है कि इस हार का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। यानी अभी भी वो अपने आप को, अपने वादों को, अपनी नीतियों को हार का जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वो मानते हैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को। और मैं सिर्फ ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, फिर हम चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव देखते हैं, महाराष्ट्र का देखते हैं, राजस्थान का देखते हैं, या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी देखते हैं, तो हर जगह एक ही तस्वीर सामने आती है कि प्रतिद्वंदी सामने तो होते हैं, लेकिन हार के बाद विपक्ष नजर आता है हमला करते हुए सिर्फ ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर और वोट चोरी पर। लेकिन जनता इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है, वो धरातल पर इन सब चीजों को नहीं देखती है। जनता धरातल पर देखती है सिर्फ और सिर्फ वादे, और वादे भी हवा वाले नहीं, जमीनी वादे जो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हवा वाले वादे किए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में खटाखट के वादे हुए, लोकसभा चुनाव में खटाखट के वादे हुए, बिहार में हर घर नौकरी, हर घर पैसे वाले, पेंशन वाले वादे हुए, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता इतनी समझदार है, इतना आप समझती है। वादा कर रहे हैं बिहार की जनता से, आप वादा कर रहे हैं कि हर घर नौकरी, हर घर पैसा, आप देंगे कहां से? आपके पास क्या रोड मैप है? आप किस रोड मैप पे काम कर रहे हैं? जनता उसे भी जानती है। जी सोनम जी, जो बात आपने कही है, जो सवाल आपने खड़ा किया है, सेम सवाल बिहार की जनता का था, उसी का जवाब वो चुनाव से पहले ढूंढ रही थी। और तमाम मीडिया चैनल से जब तेजस्वी यादव से ये बात की, उनकी मैनिफेस्टो की इस प्लान को उनके सामने रखा और उनसे जवाब मांगा कि हाउ इट पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है, तब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं बना, जिस कारण जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया।
और उस ना भरोसा दिखाने का नतीजा अभी हम देख रहे हैं कि जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। तो बिहार के इन परिणामों से एक चीज जो सबसे बड़ी सीखने वाली है कि वादे वही चलेंगे जिनका वर्किंग प्रिंसिपल या रोड मैप आपके पास एक क्लैरिफिकेशन विजन के साथ होगा। यानी कि जनता को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये संभव है और ये नेता हमारे लिए इस चीज को कर सकता है हमारे साथ रह करके। अदरवाइज जनता आपको किनारा करने के लिए 1% भी नहीं सोचेगी, वो तुरंत दूसरे चेहरे पर मोहर लगा देगी। जिस तरीके से बिहार के चुनाव के परिणाम, यहाँ पर देखिए एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में जो तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मी हस्तियां थी वो भी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला खेसारी लाल यादव को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर, मंदिर को लेकर के, जनता ने उनको दिखा दिया कि आप कुछ भी दावे करें, आपके पास उन दावों को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है और बिना तैयारी जनता आपको नहीं चुनेगी। जी सोनम जी, साफ तौर पर यह है कि ये चुनाव जो है साफ तौर पर यह बताते हैं कि अब वादों पर आधारित राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। अब आती है सिर्फ कामों पर आधारित राजनीति, यानी कि आपने अपने कार्यकाल में अपनी जनता को क्या दिया है। यानी कि जनता आज आप क्या बोल रहे हैं उसको याद नहीं रख रही है, आपने बीते हुए कल में क्या किया है उसको बखूबी याद रख रही है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राज टीवी ग्राउंड रिपोर्ट किया, राज टीवी के संवाददाता भी तमाम पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया, तब राज टीवी पर भी बिहार की जनता ने, तमाम लोगों ने ये कहते हुए सुना गया उनको कि जंगल राज को नहीं भूल सकते। तो शायद वो एक मतलब फोबिया लोगों के मन में है, वो बना हुआ है अभी भी कि हाँ जंगल राज तो नहीं चाहिए। तो शायद वही एक बहुत बड़ा कारण वो भी साबित हुआ। और सोनम जी, आपने बात की सेलिब्रिटीज की, खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, या फिर हम नेहा शर्मा की भी बात करते हैं, तो तमाम लोगों ने जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जाके प्रचार तो किया, लेकिन शायद जनता अब लोक लुभावन वादे और लोक लुभावन चेहरों से नहीं लाभान्वित होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, हाजीपुर सीट से बीजेपी के अवधेश सिंह 13,186 वोटों से आगे बढ़ गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव भी आगे बढ़ चुके हैं, बढ़त के साथ आगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। मुकेश, देखिए बीजेपी के पक्ष में तमाम रुझान ऐसे आ रहे हैं जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। जी सोनम जी, सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यही है कि जहां पर हम बीजेपी के प्रत्याशियों को देखते हैं वो कई हजारों वोटों में आगे चल रहे हैं, 10,000, 20,000, 15,000 इस तरीके की में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं आरजेडी के प्रत्याशियों की, मैं आरजेडी के प्रत्याशियों की मैं बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे की यानी तेजस्वी यादव की। वो भी आगे चल रहे हैं, लेकिन कितने वोटों से? मात्र 286, जो कि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है सोनम जी। वो बहुत जल्दी पार किया जा सकता है, कुछ भी उसमें उलटफेर थोड़ी देर में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी जहां एक तरफ 10,000 वोटों से 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राज जी, देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाकर चल रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी 88 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिल्कुल, देखिए सोनम, अब मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब 88 से 91 पर बीजेपी पहुंच चुकी है और 79 सीटें जेडीयू के खाते में है, आरजेडी 30। अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन अगर आरजेडी का है तो वो इस बार का है। उम्मीद आरजेडी कर रही थी कि वो जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे, अब 585 वोट से वो आगे है। सतीश कुमार भाजपा के उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आप समझिए कि ये तेजस्वी यादव के लिए भी चिंतन मंथन का अब दौर रहेगा कि जो एक उम्मीद के साथ वो बिहार इलेक्शन में कूदे थे, जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ले या तमाम जो दूसरे मुद्दे थे, उन सब में फेल हुए हैं वो। और ये जो रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे और तस्वीर, वैसे अभी अगर इन रुझान पे नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ है। 170